तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक में डिफरेंस। आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो पहला अंतर क्या था, मैंने आपको बताया था आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। आपके धातु और धातु से मिलकर बनते हैं, यानी धातु वाला पार्ट ज़्यादा सॉलिड होता है। यानी एक तरह का मैं कह सकता हूँ ये ठोस होंगे, वो कैसे होंगे, वो द्रव और गैस होंगे। क्यों? क्योंकि वो धातुओं से मिलकर बनता है। ये धातु और धातु से मिलकर बनता है, वो धातु से मिलकर बनता है। इसलिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसमें ये सामान्यतः या ठोस होते हैं। ये सामान्यतः कैसे होते हैं, यानी जो है ठोस होते हैं। वह कैसे होंगे, आप लिखोगे ये सामान्यतया द्रव और गैस होते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट समझ में आया। ये समानता ठोस होते हैं, वह कैसे होते हैं, द्रव और गैस होते हैं। देखो, जब आप इनको हीट करोगे या इनको गलाओगे तो बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ इनका गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होगा, अधिक होगा। तो आप लिखोगे इनका क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होता है। उनका कैसा होगा, कम होगा। तो आप लिखोगे इनका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। इनका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है, इनका अधिक होता है। दूसरा डिफरेंस, तीसरा है इसमें क्या, देखो, जो आपके आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक फॉर एग्जांपल ये नमक, यह आपका जल में घुल जाता है, वह जल में नहीं घुलता है। तो आप क्या लिखोगे, ये जल में विलय होते हैं, विलय यानी घुल जाते हैं। वो क्या आएंगे, वे जल में विलय नहीं होंगे। तो आप क्या लिखोगे, ये जल में अविलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं, वे जल में अविलय होते हैं, यानी अविलय यानी घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देखें, जो आयनिक यौगिक हैं आपके, इनमें करंट चली जाती है, उनमें करंट नहीं आती है। जिनमें करंट चली है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सुचालक। जिनमें करंट ना जाए उन्हें बोलेंगे कुचालक। जिनमें चली जाए सुचालक, जिनमें ना जाए कुचालक, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और आप इसमें लिखोगे ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट करना अपनी नोटबुक पे। हाँ, देखो, अब हेडिंग लगाइए आप मिनरल यानी खनिज। पेपर में पूछेगा 2 नंबर में, खनिज क्या होते हैं, समझाइए। खनिज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनरल्स। जो तो आपने देखा, जब हम कहीं पर खुदाई करते हैं तो वस्तुएं मिलती हैं, बहुत सारी मिल जाती हैं, कच्ची ऐसे पदार्थ मिलते हैं, या तो उसमें धातु होगी या तो नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं खुदाई करी उसमें जरूरी धातु ही निकले और कुछ भी निकले आता है, कोयला वगैरह वगैरह निकला नहीं आता, पेट्रोल। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें या तो धातु होगी या नहीं होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। ठीक है, खुदाई करते हो आपने देखा होगा, कहीं पर खुदाई होती है, तो आप क्या लिखोगे, प्रकृति में
पाए जाने वाले पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होती है या नहीं। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित होती है या नहीं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। जो प्रकृति में जो पदार्थ मिलेंगे जरूरी नहीं उसमें धातु होगी या नहीं होगी, हमें क्या करना, जो प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। या तो उन पदार्थों में धातु होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यह आपके खनिज हो गए, आप इसको अच्छे से नोट करें। अब इसके आगे आप नीचे हेडिंग लगाओगे अयस्क। अयस्क इसको बोलेंगे और। ये दोनों एक साथ पूछेगा, अयस्क और एवं खनिज क्या होते हैं या अंतर बताइए वगैरह वगैरह। देखो अयस्क क्या है, अयस्क भी एक प्रकार का खनिज है। मतलब कैसे, देखें, आपको मान लीजिए एक ऐसा खनिज मिल गया जिसमें धातु उपस्थित है, यानी ऐसा खनिज जिसमें धातु उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। यानी वह खनिज जिसमें धातु उपस्थित हो, तो उस खनिज में आपकी धातु उपस्थित है, ऐसा तो है नहीं है प्योर कॉपर चिपटा हो, उसमें लोहा चिपटा हो, उसमें ऐसा खनिज मिलेगा उसमें बहुत सारी गंदगी मिली होगी, मट्टी धूल मिट्टी के कण वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारी, ऐसा तो है नहीं प्योर लोहा लंगड़ हो वगैरह, उसमें बहुत सारी मेटल चिपकी होंगी, ठीक है। तो यानी वह खनिज जिससे हमें क्या करनी है, धातु निकालनी है। कैसे, कम पैसा लगे, अच्छी तरीक़ा से निकल आए, उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। यानी वह खनिज जिससे हम क्या निकालें, धातु को प्राप्त करें। कैसे, सुविधाजनक तरीके से, लाभकारी तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। यानी एक ऐसा खनिज हो जाए जिसमें धातु उपस्थित हो, उसे ही हम अयस्क बोलेंगे। खनिज तो बहुत सारे होते हैं जिसमें धातु होती भी है या नहीं होती है, लेकिन हमको ऐसा ही खनिज चाहिए जिसमें धातु उपस्थित हो, ठीक है, कंपाउंड ग्रुप में। तो आप क्या लिखोगे, वह खनिज जिसमें इसलिए लिखें आप, जिससे, वह खनिज जिससे धातु सुविधाजनक एवं लाभकारी वह खनिज जिससे धातु सुविधाजनक एवं लाभकारी तरीके से निष्कासित की जाए, एवं लाभकारी तरीके से निष्कासित की जाए, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा खनिज जिसमें धातु उपस्थित हो, और उपस्थित है तो उससे आप धातु निकालिए सुविधाजनक तरीके से, लाभकारी तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे, खनिज, अयस्क बोलेंगे, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, पहले से आप इसको अच्छे से नोट करें। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, बताइए, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, आप बताओ क्या, नहीं, जरूरी थोड़ी है कि सभी खनिज अयस्क होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी खनिज अयस्क हों। तो आप क्या लिखो, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्या पता
कुछ अयस्क ऐसे हो जिसमें अयस्क ना हो, कुछ खनिज ऐसे हो जिसमें अयस्क हो ही ना, और कुछ हो उसमें और कुछ मिल जाए, जरूरत तो नहीं है। खनिज किसे बोलते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ऐसा तो है नहीं प्रकृति में अयस्क ही अयस्क प्राप्त हो और कुछ भी मिल जाता, मूर्ति मिल जाती वगैरह, कोयला पत्थर या अयस्क होगा? नहीं होगा। यानी आप कहोगे, आपसे अगर पूछे सभी खनिज अयस्क हैं तो आप क्या बताओगे? नहीं। तो आप लिखोगे सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जो सभी खनिज हैं वे आपके क्या नहीं होते हैं? अयस्क नहीं होते। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? क्या होते हैं? होते हैं। खनिज के अंदर क्या होता है? अयस्क है या नहीं है? अब अयस्क कहाँ से निकल कर आया तो खनिज से ही है। तो मैं कह सकता हूँ जितने भी अयस्क हैं वो सब के सब आपके क्या हैं? खनिज हैं। तो आप क्या लिखोगे? सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, लेकिन या परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? खनिज होते हैं। देखो खनिज क्या है? खनिज में अयस्क हैं और अयस्क नहीं है। तो मैंने पूछा क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं, कुछ खनिज ऐसे जिसमें अयस्क नहीं है। फिर मैंने पूछा आपसे क्या सभी अयस्क खनिज हैं? हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि अयस्क कहाँ से निकला? खनिज से ही निकला है। तो आप इस बात को अच्छे से नोट करके लिखें कॉपी पर। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने पढ़े थे अयस्क। अब हम कुछ देख रहे हैं अयस्क की उदाहरण। जैसे आपसे अगर पेपर में पूछता है लोहे के अयस्क के नाम लिखो, या कॉपर के अयस्क के नाम लिखो, या एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम लिखो, ठीक है? तो एक एक करके हम सभी के देखेंगे। तो आप पहले सबसे पहले लिखोगे आप लोहे के अयस्क। लोहे के अयस्क दो नाम लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखाएंगे। पेपर में पूछेगा लोहे के दो अयस्क लिखो, तो आप लिख देना। तो पहला है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है? Fe2O3, ठीक है। तो आप ये आपका क्या हो गया? हेमेटाइट हो गया। और दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका होता है Fe3O4। ये आपका क्या हो गया? मैग्नेटाइट। आपके लोहे के क्या हो गए? दो अयस्क हो गए। पेपर में आपसे पूछेगा लोहे के दो अयस्क लिखिए और उनका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? ये आपका लोहे के दो अयस्क हुए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और इनके ये सूत्र हो गए Fe2O3 Fe3O4, ठीक है? तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें। अब हम देखते हैं किसके? एल्यूमिनियम के देखते हैं, ठीक है? तो अब आप हेडिंग लगाए नीचे एल्यूमिनियम के अयस्क। अयस्क मतलब इससे हम क्या करेंगे? सही लोहा प्राप्त करते हैं नहीं से, क्योंकि देखो Fe घुसा है इसमें। हाँ, एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क देखो इसमें भी आप दो अयस्क ही देखें। आपसे पूछेगा एल्यूमिनियम के दो अयस्क लिखिए। तो पहला है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट, और इसका सूत्र होता है, ध्यानपूर्वक देखें, Al2O3.2S2, ठीक है? यह आपका क्या है? बॉक्साइट। ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। एक और देख लेते हैं हम, सिंपल सा, कोरेंडम। कोरेंडम
कोरेंडम, जिसका होता है Al2O3। सिंपल है, देखो इसको भूल जाओ, कोरेंडम बन जाएगा आपका। ठीक है, बॉक्साइट और कोरेंडम। एक और होता है क्रायोलाइट, ठीक है, उसका होता है Na3Al(F6), ठीक है, वो आपका क्रायोलाइट होता है। ठीक है, आप ख्याल के दो याद करें, कोरेंडम और बॉक्साइट। और लोहे के कितने हो गए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एक और देखें आप अंतिम कॉपर के, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप तब तक इसको अच्छे से नोट करें। अब आप हेडिंग डालें कॉपर के अयस्क। जो कॉपर के अयस्क में यानी कॉपर होगा, ठीक है, तो पहला है आपका कॉपर ग्लांस। या उसको हम ताम्र ग्लांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र ग्लांस। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तामा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है आपका CuFeS2। ठीक है, यह आपका क्या होगा, कॉपर ग्लांस हो गया। प्रिय विद्यार्थी थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यह कॉपर ग्लांस नहीं है। कॉपर ग्लांस आपका होता है Cu2S। ठीक है, तो यह आपका कॉपर ग्लांस होता है। जो मैंने अभी लिखाया था वह आपका था कॉपर पायराइड। ठीक है, तो थोड़ी सी त्रुटि को नए अंदाज करते हुए। और दूसरा है आपका, ठीक है, कॉपर पायराइड। ठीक है, और जिसका होता है CuFeS2। यह आपका होता है कॉपर पायराइड। ठीक है, एक होता है आपका मेलेकाइट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। वह आपका होता है मेलेकाइट, जो क्या होती है, एक जंग होती है। ठीक है, तो कॉपर के 2 एस्क आपके लिए बहुत है। पेपर में पूछेगा कॉपर के कोई 2 एस्कों के नाम लिखिए, तो आप बता दोगे कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइड। कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S और नीचे होता है CuFeS2। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करें अपनी नोटबुक पे। तो अब आप हेडिंग लगाइए अधात्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैंग। गैंग बोलेंगे, या अधात्री हिंदी में बोलेंगे, या इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, देखो अधात्री क्या होती है, देखो आपने अयस्क कहाँ से प्राप्त किया, प्रकृति से प्राप्त किया, गड्ढा खोले के निकाला, तो वो आपका अयस्क है, उसमें साफ सुथरा तो होगा नहीं एकदम पूजा करने लायक, उसमें धूल के कण होंगे, मिट्टी के कण होंगे, बालू के कण होंगे, वगैरह वगैरह। तो जो अयस्क है उसमें धूल के कण, मिट्टी के कण, जो कण है, गंदगी है, उसे हम क्या बोलेंगे, अधात्री बोलेंगे। यानी अयस्क में उपस्थित धूल के कण, मिट्टी के कण इत्यादि को हम क्या कहेंगे, अधात्री कहेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित धूल के कण, बालू के कण, इत्यादि अयस्क में उपस्थित धूल के कण, बालू के कण इत्यादि को अधात्री कहते हैं। ठीक है, अयस्क में उपस्थित धूल के कण, बालू के कण इत्यादि को अधात्री कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट करें। तो अब आप प्रिय विद्यार्थियों हेडिंग लगाओगे धातु का निष्कर्षण। यानी जो अयस्क है, अयस्क के हम क्या करेंगे, अब धातु प्राप्त करेंगे कैसे।
तो अयस्क का आप इसके साथ हेडिंग लगाएं, उसके अंदर ही आप एक हेडिंग लगाएं मेटलर्जी। मेटलर्जी में से धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म पेपर में पूछ लेगा। धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखो धातु कर्म क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, अयस्क में से धातु प्राप्त करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाँ प्राप्त हो गई, उसमें बहुत सारे तरीके होंगे, स्टेप होंगे, बहुत सारे कदम होंगे, मतलब उसको स्टेप होंगे एक एक करके। पहले इसको पीसा, उसको मशीन में डाला, उससे चम्मच से चिपकाया वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे उसके तरीके होंगे। यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जितने भी तरीके लगते हैं, जितने आप तरीकों का प्रयोग करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, धातु कर्म करेंगे। यानी धातु को प्राप्त करने में जितनी भी आप विधियों का प्रयोग करोगे, जितनी विधियों का प्रयोग करोगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम धातु कर्म बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जितनी विधियां प्रयुक्त होती हैं उसे धातु कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं। यानी ये अयस्क है, अयस्क से आपको शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो उसमें बहुत सारी विधियों का प्रयोग होगा, तो वही विधियां क्या कहलाएंगी, आपकी धातु कर्म कहलाएंगी। ठीक है, तो मैं लिखा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में जितनी भी विधियां प्रयुक्त होती हैं, जितनी भी विधियां प्रयुक्त होती हैं उसे धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, तो ठीक है, तो आप स्टेप देखेंगे कौन कौन से कदम उठाए हमने। देखो, तो सबसे पहले आपको जो अयस्क है, अयस्क का क्या करना है, आपको जो पहला स्टेप है, कदम है, तो पहला स्टेप से आपको क्या करना है, जो अयस्क है अयस्क को आपको पीसना है। पीसना यानी सांद्रण करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। ठीक, एक एक करके लिए विधियां कराएंगे। अयस्क का सांद्रण, और जो आप सांद्रण में पीसना अच्छे से, एकदम अच्छे से। अब अयस्क का सांद्रण हो चुका है, अब सांद्रण किए हुए अयस्क को हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे उसका। अपचयन मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, नहीं ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन जुड़ना, उसे बोल देते हैं हम अपचयन। ठीक है, जो आपका धातु का सांद्रण हुआ है उसका हम क्या करेंगे, अब अपचयन करेंगे। अब आप क्या लिखोगे, सांद्रित अयस्क का धातु में अपचयन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, एक एक करके दोबारा भी देखेंगे, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना है आपको, धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। तो यह 3 स्टेप में, जिसमें आपका क्या होगा, जो अयस्क के हम धातु प्राप्त करेंगे 3 स्टेपों में। अयस्क का सांद्रण करेंगे, जो सांद्रित हुआ अयस्क है उसका क्या करेंगे, हम धातु में अपचयन कर देंगे, जिससे धातु प्राप्त हो गई। तो धातु प्राप्त हो गई, इसका क्या कर देंगे, हम शुद्धिकरण कर देंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इस प्रकार आपकी धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।